अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. In this episode, Shaheryar and I will be covering the PSL draft that is happening in basically one day now. Or before we begin, like always, please subscribe to our channel, share with your friends, and please give us your feedback as well in the comments. If there is a particular cricketing topic or cricketing event that you would like us to cover, please let us know. Because as we always say कि हमारा मकसद जो है वो basically unbiased and objective discussion करना है from fan standpoint, जहाँ पर हम किसी को बिला वजह बैश ना करें और just to garner views हम कोई sensationalism create ना करें. So before we begin, I just want to quickly mention one thing. Shaheryar, one of the things that really impressed me about you, definitely, आप cricketer तो बहुत अच्छे हैं ही. हम किसी दिन वो टाइम भी रिविजिट करेंगे जब 2009 में यू एंड आई फर्स्ट मेट एट द फेमस ब्लूमर पार्क इन मिशिगन. आप नए नए पाकिस्तान से आए थे, हमारा मैच चल रहा था और आप वहाँ आए थे. और द अदर थिंग दैट रियली इम्प्रेसेस मी इज the amount of effort you put into basically understanding what's going on, especially with Pakistan cricket. मुझे याद है अभी भी कि 2016 में जब PSL का पहला सीजन स्टार्ट हुआ था तो मैं ऑफिस बैठा हुआ था, तो मैंने ना बड़े शौक में एक स्प्रेडशीट पे ना छोटा सा स्केड्यूल बनाया. मैंने आपको भेजा, फिर जब आपने अपने स्केड्यूल की स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, मैंने कहा यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया. And the reason I wanted to mention that particularly today, Shaheryar, because we want to cover PSL draft in this episode. और आपने जो and I wish I could show the viewers my screen. I have it up on a different computer. लेकिन Shaheryar has done a great job. Basically, he has documented all of the retentions जो players हमारे current lots में हैं. और the most helpful thing I think is जो आपने एक अपनी prediction दी है picks की, कि किस टीम की क्या पहली पिक है, कौन किस कैटेगरी में पिक करेगा, किस नंबर पे. So I think that's a great piece of information that will help us cover the PSL draft. So I really appreciate the amount of hard work you put into this, Shaheryar. I have a lot of friends that follow cricket, but I have never seen anybody being attentive to this level of detail. So hats off to you truly. So let's start discussion, Shaheryar. PSL draft is coming up. We are very excited about our favorite players and our city teams playing against each other. तो हर साल जब PSL ड्राफ्ट हो रहा होता है, जब PSL स्टार्ट हो रहा होता है, तो एक सर्टन सेंस ऑफ एक्साइटमेंट होती है. हम लोग बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं. तो क्या आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त? कैसा लग रहा है आपको कि ये इस ड्राफ्ट में जो है, मतलब क्या ऐसा होने जा रहा है जो पहले हमें देखने को नहीं मिला? इस साल जो है वो PSL 8 में जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये कि जो प्लेयर्स रजिस्टर्ड हुए हैं और द क्वालिटी प्लेयर्स that we have seen in different categories, वो बहुत हाई है as compared to previous seasons. So जो draft itself जो है वो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तो franchises के पास options बहुत हैं. दूसरा ये कि जो उन्होंने जिस तरह की retentions की हैं उससे काफ़ी जो है वो एक एक्साइटमेंट वैसे ही आ गई है, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजिंग जो है वो रिलीजेस थे इस जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो इस साल या तो जो है वो एक नई फ्रेंचाइज के साथ खेलेंगे, या वो शायद इस साल खेल ही ना पाए क्योंकि इतने ऑप्शंस इस साल ड्राफ्ट में अवेलेबल हैं. तो और प्लस ये कि ऑब्वियसली द बिगेस्ट फैक्टर वुड बी कि PSL पूरा का पूरा पाकिस्तान में होने वाला है. और आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है, ऑब्वियसली ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट डिस्कशंस में काफ़ी आ रही है कि पहले जैसे होता था ना कि सिटी बेस्ड, यानी कि अगर कराची है तो सारे मैचेस कराची में हो गए या लाहौर में हो गए. राइट. तो इस साल PSL 8 जो है वो मोर और लेस PSL 5 वाले फॉर्मूले पे ऑपरेट होगा, जहाँ पे शायद कराची और मुल्तान में पहला फेज होगा और साइमल्टेनियस मैचेस होंगे कि कराची में मॉर्निंग गेम होगा तो मुल्तान में इवनिंग गेम होगा और वाइस वर्सा. और फिर उसके बाद शायद सेकंड फेज जो है वो लाहौर और पिंडी का होगा, जहाँ पे साइमल्टेनियसली मैचेस होंगे. तो इस तरह के जब होगा तो एक तो ये होगा कि उससे टीमें स्प्रेड आउट होंगी, डिफरेंट क्वालिटी मैचेस की देखने को मिलेगी.
ऐसा नहीं होगा कि भाई के कराची में अगर मैचेस हो रहे हैं तो 14 में से 13 मैच जो है वो टॉस जो सेकंड बैटिंग कर रही है वही जीत रही है, राइट। क्योंकि दैट्स हाउ इट वाज। तो एक जो है वो डायनामिक्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, और फिर उस लिहाज से ड्राफ्ट भी जो है उसमें भी थोड़ा सा एक एलिमेंट आ जाएगा कि हम क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस पे खेलेंगे तो हमें किन कंडीशंस के लिए कौन से प्लेयर्स चाहिए। राइट। लाइक अगर हम कराची में खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा बैटिंग बैटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए चेस करने के लिए। अगर हम लाहौर में खेल रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो स्पिन अटैक ऐसा होना चाहिए, स्लो विकेटें हैं तो वहाँ पर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो इस तरह के डायनामिक्स जो हैं वो इस साल ऐड होंगे, जिसकी वजह से जो है वो टीम्स काफ़ी ज़्यादा इस ड्राफ्ट में अपने जो उनके स्लॉट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट। नहीं, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट शहरियार के मुझे याद है कि जब अभी वर्ल्ड कप हो ही रहा था, या वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, खत्म हो गया था शायद, आई कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ट्विटर पे जब प्लेयर्स का पूल आया था तो यू एंड आई वर टेक्सटिंग बैक एंड फोर्थ एंड वी सॉ सम ऑफ द नेम्स जो बहुत एक्साइटिंग थे। उसमें कुछ साउथ अफ्रीकन नेम्स हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन नेम्स हैं, प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली। तो आई एग्री 100%, this the quality of players we have in this PSL season is going to make this competition really competitive and very interesting for the fans to see. अच्छा शहरियार, मेरे सामने वो स्प्रेडशीट का स्क्रीनशॉट है जो आपने भेजा था, जिसमें डिफरेंट टीम्स की रिलीजेस आपने शो की हुई हैं। तो what really stands out to me when I look at it the first time is कि Peshawar and Multan have released the most number of players. I mean, in other words, they have the biggest vacancies. I mean, आप क्वेटा को देखें तो उनके पास सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, लाहौर के पास 3 हैं, कराची के पास 3 है, इस्लामाबाद के पास 3 है। बट मुल्तान एंड पेशावर सीम टू बी द टीम्स दैट आर गोइंग टू मेक द मोस्ट चेंजेस। तो लेट्स स्टार्ट विद कराची। It's your home team and it's arguably one of the biggest teams in PSL. So we still have the likes of Sharjeel Khan, we have Haider Ali, Shoaib Malik, Imad Wasim and Mohammad Amir. The big names are still there. और हमें पता है कि बाबर आजम गॉट ट्रांसफर टू पेशावर जल्दी। तो बाबर आजम की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, उनकी कुछ परफॉर्मेंसेज अप एंड डाउन थी, खासकर जब से वो कैप्टन बने, बट उससे पहले ही इज बीन स्कोरिंग मोस्ट ऑफ द रन्स फॉर कराची किंग्स। तो जो pool of players हैं, which I'm sure you have reviewed quite thoroughly, if you were to pick somebody in place of Babar Azam, like in that spot, who would be your first pick? कराची का थोड़ा सा मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि Sure. कराची ने 8 रिटेंशंस किए हैं फॉर PSL ए ड्राफ्ट, और उसमें हैदर अली और शोएब मलिक जो हैं वो पेशावर जल्मी से ट्रेड इन हुए इन प्लेस ऑफ बाबर। और प्लैटिनम में जो है वो एक हैदर अली अभी तक हैं और 2 पिक्स अवेलेबल हैं कराची के पास। और डायमंड में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि जो PCB ने रिलीज़ की थी रिटेंशन लिस्ट, उसमें 3 डायमंड के प्लेयर्स कराची में शो हो रहे हैं, बट जो ऑथेंटिक और क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो मोहम्मद आमिर हैं वो डायमंड में रिटेन नहीं हुए हैं, वो गोल्ड में रिटेन हुए हैं। अब ये अनक्लियर है कि वो रेलीगेट होके डायमंड से गोल्ड में आए हैं या वो गोल्ड में एज अ मेंटोर या ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं, बट उनकी जो कैटेगरी रिन्यूअल में आई है, रिन्यू हुई है, वो गोल्ड में हुई है। क्योंकि कराची ने अभी रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे फैन से पूछा था कि भाई कि हमें गोल्ड में कौन सी पिक्स करनी चाहिए, एंड मोहम्मद आमिर वॉज देयर। Right. तो लुकिंग एट द रिटेंशन, ठीक है कि दे लॉस्ट अ बिगेस्ट स्टार इन पाकिस्तान क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू T20, बाबर आजम। Right. और उन्होंने 6 सीजन कराची के साथ खेले और बहुत ही फॉर्मेडेबल उनका जो है उनकी परफॉर्मेंस रही है। PSL 5 उनमें उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी जीतने में कराची को। तो मगर आई थिंक अगर आप उनकी ट्रेड देखें तो दे हैव एक्चुअली मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट। I see. लूजिंग Yeah. बाबर वाज अ बिग थिंग, मगर इन प्लेस दे गॉट हैदर अली एंड शोएब मलिक। तो Right. उससे क्या हुआ है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है टीम में, जो कि आपको एक मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम कराची में बहुत पहले से एक
एक इशू था मिडिल ऑर्डर का, तो वो शोएब मलिक के आने से जो है वो थोड़ा सा कवर होता नज़र आ रहा है। और दूसरा, हैदर अली इज समबडी हु कैन बी फ्लेक्सिबल इन हिज बैटिंग ऑर्डर। वो ओपन भी कर सकता है, वो वन डाउन भी खेल सकता है, वो मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उससे टीम का जो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। नॉट टू मेंशन कि कराची ने कासिम अकरम को भी रिटेन किया एज एन इमर्जिंग प्लेयर, और कासिम अकरम की जो प्रोग्रेस है अब तक पाकिस्तान क्रिकेट में, he is he is a star in the future years. No doubt. तो वो भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और ही इज अ फॉर्मिडेबल ऑलराउंडर स्पिन बॉलिंग भी। तो मेरे हिसाब से ड्राफ्ट में जो है वो जो मैं जो देख रहा था वो ये कि अगर हम प्लेइंग 11 बनाएं बेस्ड ऑन द रिटेंशंस ऑफ कराची, तो 3 स्पॉट ऐसे हैं जो कि अभी तक ओपन है। एक तो ओपनर चाहिए उनको शर्जील के साथ, ऑब्वियसली बाबर हैज नाउ। उसमें मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि हैदर का बेस्ट नंबर खेलने का नंबर 3 है, तो हैदर शुड प्ले एट नंबर 3। मलिक जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो 4-5 जो है वो आप किसी भी नंबर पे उनको डाल सकते हैं, नंबर 4 पे या नंबर 5 पे, राइट, ठीक है। और उसके बाद आपके पास मीर हमजा, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, आमिर यामीन, ये 4 आपके ऑलराउंडर स्लैश पेसर्स हैं। तो जो 3 स्लॉट ओपन हो रहे हैं, वो एक ओपनर का स्लॉट ओपन हो रहा है, एक नंबर 6 पे जो फिनिशर का स्लॉट होता है वो ओपन हो रहा है, और एक बॉलर का स्लॉट ओपन हो रहा है, राइट। तो मैं अगर जो हूँ वो मेरी बीइंग अ कराची फैन, मेरी जो है वो जो मेरे पास ऑप्शंस होंगे या जो मैं चाहूँगा कि पहली पिक होनी चाहिए, वो ये कि एक इस ड्राफ्ट में प्लैटिनम में हसरंगा एक ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है, और मगर वो कराची की क्योंकि चौथी पिक है प्लैटिनम में, तो आई डोंट थिंक कि वो अवेलेबल होंगे। हाँ, क्योंकि मुल्तान और क्वेटा डेफिनेटली उनमें से कोई एक तो उनको उठा ही लेगा। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो मोइन अली या डेविड मिलर की तरफ है, क्योंकि वो एक ऐसे ऑप्शन है जो आपको नंबर यानी कि मिडिल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। Right. और डेविड मिलर और मोइन अली दोनों में एक खासियत ये है कि ये नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं और ये नंबर 6 पे भी बैटिंग कर सकते हैं। Right. तो आप इनको कहीं पे भी मूव अराउंड कर दें, इनकी बैटिंग उसी तरह की ही रहती है। तो ये एक पहली ऑप्शन जो है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये पहले राउंड में चले जाएंगे। हसरंगा, डेविड मिलर, मोइन अली, ये इस तरह के प्लेयर हैं जो जा सकते हैं। हाँ, अगर इनमें से भी अगर कोई अवेलेबल नहीं होता इनको, क्योंकि इनकी चौथी पिक है, तो आई थिंक जो अदर ऑप्शन होगा वो ये होगा कि कोई फॉर्मेडेबल ओपनर की तरफ जाएं, जैसे मार्टिन गप्टिल या एरन फिंच का जो ऑप्शन है। Even I think रमानुल्लाह गुरबाज भी आपने मेंशन किया हुआ है, he could also be an option. रमानुल्लाह गुरबाज का बस ये है कि क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसको प्लैटिनम का स्टैचर वो तो देना चाहेगा कोई। और सेकंड, रमानुल्लाह गुरबाज में एक और जो एक हर्डल होगी वो ये होगी कि इस्लामाबाद को राइट टू मैच, क्योंकि लास्ट ईयर रहमानुल्लाह गुरबाज इस्लामाबाद से खेले थे, उन्होंने इस बार अभी तक उनको रिटेन तो नहीं किया, बट कंसिडरिंग के एलेक्स हेल्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इस साल, तो दे माइट वाना रिटेन रहमानुल्लाह गुरबाज एज एन अटैकिंग ऑप्शन। तो वो थोड़ा सा अनक्लियर है कि वेदर इस्लामाबाद विल यूज राइट टू मैच ऑन हिम और नॉट। मगर रहमानुल्लाह गुरबाज अगर डायमंड तक रह जाते हैं और कराची की क्योंकि डायमंड में एक पिक है, तो वो वहां तक अगर पहुंच पाए तो डायमंड में ही विल बी अ फॉर्मिडेबल पिक। क्योंकि कराची में भी विकेट कीपर कोई भी नहीं है, तो दे विल वांट समबडी हु कैन बैट इन द टॉप ऑर्डर प्लस जो है वो ओपन यानी कि विकेट कीपिंग कर सके, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर फॉर श्योर। नहीं, आप बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक डेविड मिलर जो है, everybody is going to pick him or try to pick him, like whichever opportunity they get. और जैसा आपने आइडेंटिफाई किया कि कराची की चौथी पिक है प्लैटिनम में, and you have Lahore with the first pick, Quetta with the second, Multan with the third,
और अगर आप लाहौर को देखें तो लाहौर ऑल्सो हैज़ जो आपने एक क्या कहते हैं एक पोटेंशियल प्लेइंग 11 की लिस्ट बनाई है सब टीमों के लिए, तो लाहौर में नंबर 4 नंबर 5 एंड पोटेंशियल नंबर 6 इज ऑल्सो एम्प्टी राइट नाउ। लाहौर का एंड असल में प्लेटिनम में प्रॉब्लम ये है कि लाहौर ओनली है वन पिक इन प्लेटिनम, या और उसमें भी वो फखर को ही उठाएंगे। फखर, एग्जैक्टली वो एक तो फैक्टर है। उनकी बेसिकली जो है वो उस लिहाज से देखा जाए तो प्लेटिनम इज अ वेस्ट, क्योंकि इज अ बेस, उन्होंने बिल्कुल। वो उन्होंने उसी को उठाना। फखर नहीं, फखर को ही उठाना है उन्होंने। या तो जो बेसिकली जो पहली पिक होगी वो क्वेटा की होगी। Quetta की, and Quetta also has a potential number 3 open, so Miller could be a great fit there. You come to Multan, ठीक है, मुल्तान के पहले 4 या 5 pretty well set आप कह सकते हैं। I'm still looking at the list that Shaheryar has provided. Number 6, I mean, you can move a few players around in Multan की बैटिंग ऑर्डर। खुशदिल को अगर आप 6 पे लेकर आए, Miller can bat there. So point is, there are options available for Quetta and Multan. So it will be very interesting to see if Miller is available by the time Karachi's pick comes up. But Miller definitely is going to go really, really hot in this Oh draft. yes. अच्छा, Shaheryar, before we go to the next team, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, एंड व्हेन आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल, जो राइट टू मैच का कॉन्सेप्ट है पीएसएल के ड्राफ्ट में, वो बहुत लोगों को नहीं पता। तो डू यू माइंड जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कि व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट टू मैच? राइट टू मैच बेसिकली एक ऑप्शन फ्रेंचाइजेस के पास अवेलेबल होता है, जहाँ पे फॉर सम रीज़न अगर वो एक प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाते अपने पास, तो दे हैव एन ऑप्शन कि अगर कोई प्लेयर जो है वो दूसरी फ्रेंचाइज लेना चाह रही है और आपके पास वो उस जगह पे स्लॉट अवेलेबल है, तो आप उसको राइट टू मैच यूज़ करके आप उस प्लेयर को अपने स्क्वाड में ऐड कर सकते हैं। आई थिंक उसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू भी इन्वॉल्व होती है, उसकी मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, बट जब अगर फर्ज करें जैसे कोई प्लेयर की, किसी प्लेयर की कैटेगरी जो है वो एलिवेट हो जाती है। लास्ट ईयर आपके पास एक प्लेयर गोल्ड में था, आप ये वही प्लेयर आप ड्राफ्ट में है और दूसरी टीम जो है वो डायमंड में लेना चाह रही है उस प्लेयर को, और आप उस प्लेयर को लूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप राइट टू मैच यूज़ करेंगे तो प्लेयर तो आपके पास आ जाएगा, बट उसमें फिर कोई मॉनेटरी कंपनसेशन होती है जो टीम को देनी पड़ती है दूसरी फ्रेंचाइज को। एक फ्रेंचाइज जो ले रही है वो दूसरी को देती है। तो मगर इससे ये होता है कि आपके पास जो है वो एक ये ऑप्शन होती है कि जो है ना वो आपको प्लेयर आपको वापस मिल जाता है जो आप इनिशियली ड्राफ्ट में उसको रिटेन नहीं कर पाए वो होते। Right. Thank you so much for that really helpful explanation, Shaheryar. I'm sure our viewers and listeners will definitely appreciate that. Acha, Shaheryar, coming to Quetta Gladiators, as we know, they have the second pick in first platinum round. They have the first pick in, they have the second pick in first platinum, and they have the first pick in second platinum, and they have the fourth pick in the first diamond round. Then they have, some picks in gold and silver as well, but the first 3 ones are very significant. Or, they have a potential number 3 open, they have a potential number 11/emerging open. So, given that all the options that Quetta will have, who do you think, अगर उनकी हम टीम कॉम्बिनेशन को देखें और उनका recent record देखें, what areas do you think will they be looking forward to the most when it comes to covering those gaps? I think उनकी बैटिंग अभी काफ़ी फॉर्मेडेबल है in terms of कि उन्होंने जेसन रॉय को रिटेन किया है, विल स्मीथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर क्वेटा के लिए, तो और दे बोथ आर ओपनर्स, तो ओपनिंग में उनके पास एक स्लॉट है, वन डाउन एक ऐसी स्लॉट है जो अवेलेबल है अभी, तो उसमें जो है अगर आप प्लेटिनम की देखते हैं लिस्ट, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन उनके पास जो अवेलेबल हो सकता है उनको, वो रसी वेंडर ड्यूसन है साउथ अफ्रीका के। he's a attacking batsman. The only hurdle would be कि उनकी अवेलेबिलिटी का इतना अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह की अवेलेबिलिटी है, बट अगर हम ये मान के चलें कि वो फुली अवेलेबल हैं तो ही विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। मगर जो आई थिंक जो मेरी गट फीलिंग ये है कि क्वेटा माइट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग देयर बॉलिंग लाइनअप। ठीक है कि उनके पास हसनैन है, उन्होंने रिटेन किया हसनैन को, उन्होंने नवीन उलग जो अफगानिस्तान के हैं उनको उन्होंने रिटेन किया है,
और उनके बाद नवाज हैं एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मुझे लगता है कि शायद वो क्योंकि उनकी पहली पिक है तो वो हसरंगा की तरफ या आदिल रशीद की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे स्पिनर हैं जो T20 के अंदर विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं राइट। और एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बॉलिंग लाइनअप में। मगर ये कि अगर वो बैटिंग में फोकस करना चाहें तो उनके पास मिलर का भी ऑप्शन है, उनके पास रसीब इंट्रोड्यूसन का ऑप्शन है, उनके पास मोइन अली का ऑप्शन है। तो ऑप्शन उनके पास हैं, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि वो उनको क्या फील होता है कि वो किस तरफ क्या चीज़ उनकी वीक है जिसको वो पहले कवर करना चाहेंगे। Right. And talking about Moeen Ali, I think the guy has been aging like fine wine. And he's, first of all, in super hot form. और मोइन अली का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो एक बॉलिंग ऑप्शन साथ लेकर आते हैं अपने। वो कितना इम्पैक्टफुल हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, और वो हमने इंग्लैंड को देखा बहुत दफा करते हुए कि जितने वो बॉलर्स खिला रहे हैं वो सबको यूज करते हैं बिकॉज दे वांट टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन। सो दैट माइंडसेट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ मोइन अली टू एनी टीम दैट ही गोज इनटू विल बी अ बिग प्लस। अच्छा शेयर, हमने ऑल्दो लाहौर के बारे में थोड़ी सी बात की है, बट आई वांट टू एक्सपेंड अ बिट ऑन इट। जैसा आपने आइडेंटिफाई किया कि लाहौर ओनली हैज वन प्लैटिनम पिक, उनकी पहली पिक है, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी एविडेंट कि वो फखर को ही उठाएंगे उस पिक में। Then they have their next pick in diamond. They have the third pick. Then they have a couple of picks in gold, and then they have a few picks in silver and so on. Understanding right now कि I mean first of all I think लाहौर का जो कोर है वो बहुत अरसे से इंटैक्ट है, और उन्होंने काफी मेहनत की उस स्कोर पे। आई वुड से कि उन्होंने उस स्कोर को इंटैक्ट रखा बहुत सारे सीजन में। इट फाइनली पेड ऑफ इन द लास्ट सीजन। सो दे स्टिल हैव अब्दुल्ला शफीक, कानवान गुलाम, हैरी ब्रुक, David Visa, Rashid, Shaheen, I mean, their core is there. So who do you think, given that there are limited number of picks in platinum and gold, who do you think, or what area do you think they will be looking forward to covering the most in this draft? आई थिंक उनको एक मिडिल ऑर्डर में जो है वो एक बैटर चाहिए होगा, क्योंकि हैरी ब्रुक जो है वो अब टेस्ट टीम का मेंबर हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी लो है। उन्होंने सिर्फ जो लगता है ऐसा है कि उन्होंने रिटेन सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अगर वो ये वाला PSL ना भी खेल पाए तो वो अगले सीजन के लिए रिटेंशन में अवेलेबल हों। तो उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इसमें दिखाई है इस रिटेंशन में, मगर वो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होगी। तो उनको एक मिडिल ऑर्डर में, और इस बार उनके पास हफीज भी नहीं है अभी तक रिटेंशन में। हाँ, अगर वो अब ड्राफ्ट में जाके हफीज को वापस ले लें इन डायमंड कैटेगरी तो वो शायद कर सकते हैं, बट तो उनको एक मिडिल ऑर्डर चाहिए और उनको एक विकेट कीपर चाहिए, जो कि दोनों मिसिंग है अभी। तो ये वो एरिया ऐसा हो सकता है। अब डायमंड में देखना ये है कि उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। डायमंड की जो लिस्ट रिलीज की है PCB ने, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं ऐसे जो जिनको वो टारगेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन प्लैटिनम के भी, जो कि पहले जो राउंड हैं प्लैटिनम के, अगर उसमें वो पिक नहीं होते तो वो डायमंड में उनको मिल सकते हैं। तो मुझे प्लेयर्स का तो इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो किस पर्टिकुलर प्लेयर को रीच आउट, यानी कि वो इंटरेस्टेड होंगे, बट जो एक उनको फॉर एग्जांपल निकोलस पूरन एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो वो अपनी टीम में ऐड करना चाहें, क्योंकि वो विकेट कीपर भी है, वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करता है, एंड इज एन अटैकिंग ऑप्शन। ठीक है, तो उस तरह के ड्यूअल रोल वाले प्लेयर जो होते हैं ना, वो काफ़ी उसमें वो इंटरेस्टेड होंगे, ताकि उनकी मिडिल ऑर्डर जो है वो एक स्ट्रेंथ उसमें वापस आए, क्योंकि हफीज़ और हैरी ब्रुक दोनों नहीं होंगे इस बार, और बॉलिंग उनकी बहुत ही फॉर्मेडेबल है, और तो वो उसमें तो इतना ज़्यादा उनको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक आर्ग्यूबली द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन PSL, राइट। और उसकी वजह ये है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। उनके पास एक प्रॉपर लेग स्पिनर है, उनके पास पेसर्स हैं, उनके पास एक मीडियम पेसर है, तो उनका बहुत ही वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक है, जो किसी भी कंडीशन के अंदर
उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. बिल्कुल नहीं, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स Islamabad United, I'm looking at the draft list, I'm sorry, the pick list that you sent. So Islamabad has 2 picks in platinum. They will have the 5th pick in platinum 1, they have the 3rd pick in platinum 2, and then they have the 1st pick in diamond. और अगर हम उनके पॉसिबल 11 को देखें तो they still have Paul Sterling, they have Shadab as a captain, Azam Khan is there, Asif Ali is there, Fahim Ashraf is there, Wasim and Hassan. So they have a lot ऑफ प्लेयर्स जो अभी भी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, वो टीम होती है जो हमेशा स्नीक इन कर जाती है. मतलब यू हैव डाई हार्ड कराची फैंस, यू हैव डाई हार्ड लाहौर फैंस, एंड देन यू हैव इस्लामाबाद फैंस जो मतलब ठीक है, दे हैव देयर ओन फैन फॉलोइंग, बट इस्लामाबाद इज अ ग्रेट टीम टू फॉलो फॉर श्योर. So, given that they have 3 very important picks, in the first 3 rounds, or, when I look at their bowling attack as well, their bowling attack also seems very, well-rounded. They have Fahim, Wasim and Hassan. Fahim is a good all-round option. Then they have, one of the best spinning all-rounder, which is Shadab Khan, who's also their captain. So, आपने earlier बात की थी कि, कि they might be able to use their right to match for good pass. Rajapaksa is a good potential option for them because उनका एक potential number 3 जो है वो open होता है, and then they might also want to bring in a bowler. तो what do you think, like कौन से ऐसे areas हैं, अगर हम ये बात ना भी करेंगे किन player को वो choose कर सकते, but particularly what areas, if you were Islamabad United, who would you be picking to, or what areas would you be looking to fill? इस्लामाबाद की जो रिटेंशंस हैं अगर आप उनको देखें तो उसमें कॉलिन मनरो और पॉल स्टर्लिंग उन्होंने रिटेन किए. अब पॉल स्टर्लिंग तो यू नो के ही विल बी द ओपनर. एलेक्स हेल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अभी तक लिमिटेड है, तो वो उनका नहीं पता कि वो कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, मगर ऑब्वियसली जो पहली चीज़ इस्लामाबाद करेगी वो उनका रिप्लेसमेंट देखेगी जो कि इक्वली गुड हो. डेविड मिलान. और इस्लामाबाद की एक और जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये कि वो उन प्लेयर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं जिनके साथ वो पहले काम कर चुके में हो, जो पहले उनकी टीम में फ्रेंचाइज का पार्ट हो, उनको वो ज़्यादा फोकस करते हैं. क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जो PSL में जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो एक एज अ टीम, एज अ यूनिट जो टीम खेलती है वो इस्लामाबाद होती है. उनके पास बाज़ दफ़ा कोई बहुत बड़े प्लेयर उस तरह से अवेलेबल नहीं होते, कोई बहुत बड़े नाम नहीं होते, मगर वो टीम जो है वो समहाउ उनकी जेलिंग बहुत अच्छी होती है और वो एज अ टीम खेलते हैं. तो डेविड मिलान एक ऐसे प्लेयर हैं जो उनको एक ओपनिंग का जो स्लॉट है, जो वन डाउन और का जो स्लॉट है वो फुलफिल उनकी पिक से हो सकता है. अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि वो कॉलिन मनरो को एज अ ओपनर देख रहे हैं या वो मिडिल ऑर्डर देख रहे हैं, क्योंकि कॉलिन मनरो आजकल जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं 4 नंबर पे, 5 नंबर पे. तो मगर इस्लामाबाद की क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है कि आज़म खान है वहाँ पे, आसिफ अली हैं, शादाब इटसेल्फ ही बैट्स इन द मिडिल ऑर्डर, तो वो थोड़ा सा देखना होगा कि वो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं. बट ओपनर डेफिनेटली उनको एक चाहिए होगा जो कि वो या तो गुरबाज को अगर वो वैल्यू करते हैं उतना तो वो राइट टू मैच कर सकते हैं उसे, वरना ये कि वो डेविड मिलान का एक ऑप्शन है जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं. दूसरा उनका जो एरिया होगा जिसको वो एड्रेस करना चाहेंगे वो बॉलर है. उनको एक प्रीमियर बॉलर चाहिए जो कि क्योंकि हसन अली, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर ये लोग एक ही तरह के मोरलेस बॉलर बन जाते हैं. और जब ऑब्वियसली क्योंकि जब फ्लैट पिचेस होती हैं तो उस पे जो है वो काफ़ी वन डायमेंशनल अटैक हो जाता है उनका. तो ऑब्वियसली उनको एक ऐसा बॉलर चाहिए होगा जिसको वो जो थोड़ा सा स्किल सेट उसका ज़्यादा हो, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो. इमर्जिंग तो ऑब्वियसली काफ़ी अवेलेबल होंगे, मगर जो एक आपको एक ऑप्शन चाहिए होता है बॉलिंग में जो लीड कर सके, वो समथिंग उनको वो जो है वो ड्राफ्ट में देखना चाहेंगे. तो ड्राफ्ट में वैसे तो पेसर्स की इतनी कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है फॉरेन, मगर उसमें फिर भी जैसे जो साउथ अफ्रीकन बॉलर है लुंगी इंगेडी,
वो एक ऑप्शन है जो कि इस्लामाबाद देख सकती है। या जैसे टॉम करन टाइप जो मीडियम पेसर्स हैं, उनको भी वो देख सकती है, क्योंकि वो टॉम करन जो है वो ज़्यादातर डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं, तो उसमें उसमें जो है वो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है। तो या जैसे वेन पार्नेल है, और इस्लामाबाद से वो पहले खेल भी चुके हैं, तो इस तरह के ऑप्शंस पे वो देख सकते हैं। Sahi. Neither, definitely all that makes sense. And when I was saying कि somehow Islamabad always sneaks in, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न यही है कि उनका जो यूनिट है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटैक्ट है. एंड आई थिंक hats off to Shadab for creating that atmosphere in his group where people just like to play together quite a bit. अच्छा, moving on to Multan Sultans. जब मैं उनके स्क्वाड को देखता हूँ, and by the way, I've said it a couple of times, I'm from Multan, but very interestingly, I never had that feeling from Multan Sultans. मतलब वो हारे वो जीते, मैं कहता हूँ ठीक है यार, बस I mean for me it's just another team. But I think over the last couple of seasons, Multan Sultans has really shown, they have started to show their character. They've won the PSL and they come really close every single time. So I think they're finally finding their, or I should say they have finally found their, their mojo in this PSL. क्योंकि late edition था, people did not have a lot of hopes, but they have really come together. अच्छा, Shaheryar, when I look at their squad and when I look at their possible 11 जो आपने आज शेयर किया था, so they have a very top heavy team right now. They have Rizwan Shan opening, then they have Riley Russo who's in red hot form, then they have Khushal Shah and Tim David. And Tim David, we all know what he can do, and he does that more consistently than otherwise. उनका जो lower middle order है and जो उनकी early tail है, in other words, उनका lower middle order and couple of bowling options, that seems to be the biggest, area of focus for them. And as we know कि Multan Sultans की third pick है Platinum 1 में, fifth pick in Platinum 2, and then they have no pick in Diamond. Then they have one pick in Gold. So they don't seem to have a lot of time in this draft to be able to pick the top most options that they might have. So if we focus just on bowling, they have Dahani, then they have Abbas Hafidi, Ehsanullah, and other people. But to me, it seems like they might want to pick somebody who can, fill that area. तो क्या लगता है आपको कि मुल्तान सुल्तान जो है वो किन प्लेयर्स पे इस वक्त उम्मीद लगाकर बैठे हुए होंगे कि यार वी होप कि ये प्लेयर हमारी बारी आने तक अवेलेबल हो ताकि हम उनसे ये वाले स्लॉट्स फिल आउट कर लें? नहीं, जैसे आपने कहा ना कि उनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी, अब इंटरेस्टिंग ये है देखना कि अभी तो उनके पास जो ऑप्शन है उसमें, जैसे उनके जो मैनेजर हैं हैदर, वो उनकी लास्ट ईयर जब PSL 7 जब ख़त्म हुआ था, तो उनकी एक स्टेटमेंट आ रही थी कि जी के वो खुशदिल शाह को टीम मैनेजमेंट जो है वो वांटेड टू गिव हिम चांस इन अप दी ऑर्डर, लाइक उनका नंबर ऊपर करना चाहते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले। तो अगर तो खुशदिल को वो 5 नंबर पे खिलाते हैं एंड देन टिम डेविड कम्स एट 6, तो उसमें फिर ये देखना है कि आपके वो कि वो एक और मिडिल ऑर्डर ऐड करते हैं या वो अपने बॉलिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि उनके पास पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको। मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर उनको हसरंगा मिल जाता है तो वो डेफिनेटली हसरंगा को पिक करना चाहेंगे। इसी तरह जो है वो तबरेज शमसी का एक ऑप्शन अवेलेबल है, Right. वो एक थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स ऑप्शन है, और वो T20 में काफ़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। इसी तरह जो है वो रीस टॉपली जो लेफ्ट आर्म बॉलर है इंग्लैंड के, वो एक ऑप्शन है उनके पास, हो सकते हैं वो उसको भी टारगेट कर सकते हैं बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इस तरह जो है वो मेरे ख्याल से वो अपने लोअर मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि जो एहसानुल्लाह और अब्बास आफरीदी हैं वो इमर्जिंग है तो वो जो है बॉलिंग उनके पास है, मगर थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उनके पास स्पिनर इस टाइम पे कोई भी नहीं है, क्योंकि इमरान ताहिर को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था।
राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हसरंगा, तबरेज शमसी या आदिल रशीद में से कोई एक उनको वो चाहेंगे कि उनकी बॉलिंग लाइनअप में हो। और हसरंगा पे ज़्यादा फोकस उनका शायद इसलिए भी हो क्योंकि वो लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग का भी एक ऑप्शन आ जाता है उनके उनके पास। इसी तरह जैसे टॉम करन है, वो एक ऑप्शन हो सकते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर का एक लोअर मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन मिल जाता है उनको। राइट। तो ये उनके कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको वो टारगेट करेंगे। Sahi. Nee, that makes sense, and I hope it all goes well for Multan. But like we said earlier, this specific PSL season, this particular season, is going to be very interesting because not just the retentions and releases and all that, but the choices that you have this time around. That to me is what's going to make this the most amazing and interesting season so far, especially the draft phase. Asha, saving the best for the last, Peshawar Zalmi. And the reason I say best because जितना पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, मार्केटिंग पे, और जो उनका पीआर का डिपार्टमेंट है, देयर इज नो मैच टू इट. दे आर ऑलवेज एट द टॉप वेदर इट कम्स टू देयर फ्रेंचाइज सॉन्ग, या जिस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो उनका एक कनेक्शन है अपने फैंस के साथ, दैट्स बियॉन्ड एनी अदर टीम. एंड द अदर रीजन इज कि पेशावर इज in my opinion the biggest focus in this draft. They got Babar Azam, they traded Haider Ali and Shoaib Malik, but at the same time they have quite a few areas to cover. And in my opinion, looking at again the list that you sent, their number 4 and 5 potentially are open. But when I look at their bowling attack, they have Wahab Riaz, they have Amir Jamal. But उन दो के अलावा ऐसा लगता नहीं कि उनके पास कोई बहुत बहुत ज़बरदस्त या स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ऑप्शन है. तो इफ़ आई वर पेशावर ज़ल्मी, आई वुड बी लुकिंग एट दैट एरिया टू कवर द फर्स्ट चांस आई गेट. So looking at the picks, they have the sixth pick in first platinum, then they have the second pick in second platinum, and then also the second pick in diamond. And then they have the first pick in gold and third pick in second gold. So, not a lot of options for, I'm sorry, not a lot of time again for Peshawar Zalmi, but they do have a lot of areas to cover. So क्या लगता है आपको कि वो किस एरिया को पहले टारगेट करना चाहेंगे? क्या वो किसी को मिडिल ऑर्डर में उठाना चाहेंगे पहले, या वो अपने बॉलिंग बेसिस कवर करना चाहेंगे? ट्रेडिशनली अगर आप पेशावर ज़ल्मी की स्क्वाड आप देखें ओवर द इयर्स, तो वो उन्होंने लोकल बॉलर्स पे वो काफ़ी रिलाई करते हैं. तो जहाँ तक उनके बात बॉलिंग में डेप्थ की है, कि अगर वो बॉलिंग की डेप्थ उनकी ज़्यादातर आएगी लोकल पिक से, जो कि गोल्ड और सिल्वर में होगी. मेरा अपना ओपिनियन है कि वो प्लैटिनम और डायमंड में जो उनके पास पिक्स हैं उसमें वो अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करेंगे. ठीक है, उनकी जो रिटेंशंस हैं उसमें अभी बाबर आजम और मोहम्मद हारिस विल डेफिनेटली गोइंग टू ओपन. और फिर टॉम कोलर कैडमोर हैं, वो ओपन स्लैश नंबर 3 खेल सकते हैं, या हारिस नंबर 3 खेल के टॉम कोलर कैडमोर ओपन कर दें, तो ही इज़ अ टॉप ऑर्डर बैटर. तो उसके बाद उनके पास जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर जो है वो अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली हैदर अली और शोएब मलिक दोनों अब नहीं होंगे पेशावर ज़ल्मी में, और उन्होंने हुसैन तलत को भी रिलीज़ कर दिया है. राइट. तो उनको मिडिल ऑर्डर के बैटर्स चाहिए होंगे, जो कि जो उनकी एक स्ट्रेंथ हो बने. इस बार उनके पास कामरान अकमल भी नहीं होंगे, और हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई भी जो हैं वो नहीं होंगे. और अब वो ड्राफ्ट में जाके ले लें तो एक अलग बात है, बट अभी उनके पास नहीं है. तो मेरे ख्याल से उनको बैटिंग पे काफ़ी जो है वो फोकस वो करेंगे. मेरे हिसाब से ये कि वो somebody like हफीज़ कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम. एक एक्सपीरियंस आ जाएगा टीम के अंदर, और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बाबर इज़ गोइंग टू लीड दैट टीम. तो हफीज़ कैन बी समबडी हु कैन प्ले अंडर बाबर्स कैप्टनसी. मुल्तान ने जो है वो शोएब मकसूद को रिलीज़ किया है, तो शोएब मकसूद इज़ अनदर बैटर हु कैन जॉइन पेशावर ज़ल्मी दिस ईयर, क्योंकि वो पहले भी शुरू के सीजन्स में पार्ट रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के. तो उनके पास लोकल ऑप्शन भी है, और उनके पास फॉरेन में जो है वो
प्लैटिनम में तो मेरे ख्याल से उनको शायद पहले राउंड में तो उनको उस तरह से शायद वो जो टारगेट करना चाहेंगे वो ना मिले, क्योंकि डेविड मिलर या मोइन अली या इस तरह के ऑप्शन शायद ना रहें उनके पास। मगर ये है कि जैसे मैंने कहा कि डेविड मिलान एक ऑप्शन है जो वो ले सकते हैं। राइट। वो उनके चांस ज़्यादा हैं उनको मिलने के, और वो नंबर 3 के बैटर हैं, और वो एक उनको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरह डायमंड में आई थिंक साकिब महमूद बॉलर अवेलेबल हैं, तो वो पहले खेल भी चुके हैं, तो वो शायद उनको दोबारा पिक करना चाहें राइट। ड्राफ्ट में। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मगर मेरा अपना ये है कि वो बॉलिंग को अपनी लोकल उससे स्ट्रेंथन करेंगे, और बैटिंग में वो चाहेंगे कि फॉरेनर्स हो जिसको वो यूटिलाइज कर सकें। Absolutely. And Shakib Al Hasan is also there. I cannot remember कि वो किस category में आते हैं, but he's been, performing quite Yeah, nicely in he's the in recent times. platinum. In platinum, okay. So, he also brings like Moeen Ali, a really, really good bowling option. He's a good fielder as well. So, yeah, I like we've been keep saying कि this draft is going to be very interesting. I'm looking forward to it because, मेरी कभी किसी एक टीम के साथ for whatever reason infatuation रही नहीं। ऐसा होता है कि जब सेमीफाइनल्स या फाइनल्स का टाइम आता है तब आई टेंड टू चूज साइड्स। लाइक लास्ट ईयर आई वाज रियली वांटिंग लाहौर टू विन बिकॉज वो इतना क्लोज आए, और राना साहब जो उनके एक मैस्कॉट बन गए थे जो अक्सर ग्राउंड में होते थे, वो नजर नहीं आ रहे कुछ 1-2 सीजन से, लेकिन रियली वांटेड लाहौर टू विन इट फॉर हिम व्हिच दे फाइनली डिड। एंड वन थिंग वी हैव टू गिव इट टू लाहौर कि उन्होंने जो उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जिस तरह से वो डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट करते हैं, उनके आपने देखा होगा कि उनके पीडीबी टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं जो वो लोकल टैलेंट उठाते हैं। सो वी हैव टू गिव इट टू देम कि दे हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड on the development of players. And शाहीन शाह, हारिस रऊफ, ये लोग बहुत ग्रूम हुए हैं लाहौर में खेलने के बाद, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इवन जमान खान coming out to be a really formidable bowler in future for Pakistan. So big hats off to them. And I think Peshawar had also started something like this in the past. I remember कि कुछ बहुत सारे young players different countries से I think UAE में मिले थे, उनको एक camp हुआ था. So we would love to see more of this from different franchises. But yeah, Lahore does a good job in that. So all in all, I think like always, we are very excited for PSL, but this time around, the kind of players we'll get to see is going to make it very interesting. और बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप्स हुए हैं T20 के, we got to see a lot of T20 cricket in the recent times, and we got to see some really awesome players, coming into the world cricket, but also stepping up at the big stage. So really would be interesting to see how they, how they perform in this PSL. So Shaheryar, towards the end, I would just like to announce this to our viewers and listeners कि going forward, we will be focusing quite heavily on PSL because, like we said in the beginning, it's a very big marquee event in Pakistan cricket. So we want to make sure we give it as much time as we can. And we all love PSL. We all love our team. So we would love to do it. Test series में एक मैच और रहता है, third test Karachi का. We'll definitely be covering that. But after that, we will try to focus more on PSL. So towards the end, Shaheryar, anything you would like to add for our listeners and viewers? जहाँ तक बात PSL ड्राफ्ट की है, तो उसकी एक्साइटमेंट हम लोगों के लिए इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एक तो जो स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं वो तो उनका तो हम देख सकते हैं कि वो किसी भी फ्रेंचाइज का पार्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग के फ्रेंचाइज की नीड क्या है। मगर जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक्साइटिंग चीज़ होती है इस PSL ड्राफ्ट में, वो ये कि जो अपकमिंग टैलेंट है या जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इन डोमेस्टिक, उनको कौन फ्रेंचाइज चांस देती है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग ज़्यादा वो होता है क्योंकि वो मैं उसको जो हूँ वो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि भाई कि हमारे फ्रेंचाइजेज जो है वो लोकल टैलेंट पे कितना इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज़ के ये PSL इतना सक्सेसफुल हो कि वो पाकिस्तान टीम को जो उनकी रिक्वायरमेंट है प्लेयर्स की वो मीट हो और वो उस तरह के प्लेयर्स
हमें इन फ्रेंचाइजेस से मिलें जो पाकिस्तान टीम को जाके सर्व करें और बहुत सारे मैचेस जितवाएं। तो राइट। मेरी एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा होती है पीएसएल की। और जैसे कि तैमूर ने बताया शुरू में कि जी कि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट टाइम अपना कर रहा होता हूँ एक्सेल शीट वगैरह पे, तो वो सिर्फ एक हॉबी इसलिए इस तरह से है कि मैं एक तरीके से अपने आप को एज एन एनालिस्ट जो है वो कुछ रन कर रहा होता हूँ बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को, कि अगर मैं किसी भी फ्रेंचाइज का एक एनालिस्ट अगर हूँ या मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से अप्रोच करूँगा। और फिर जब मैं उसको ड्राफ्ट से जब एक्चुअल ड्राफ्ट हो जाता है और जब फ्रेंचाइजेस अपनी अपनी पिक्स करती हैं, तो मैं फिर उसकी एक रीजनिंग ढूंढता हूँ कि अच्छा ये फ्रेंचाइज ने इस प्लेयर को क्यों लिया है, इसकी क्या रीज़न है, क्या थॉट प्रोसेस है। तो वो आपको उस तरह से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा आप जो सोच रहे थे वो उनके लिए उनकी पिक से ऐसा लगा कि वो उनके लिए काम नहीं करेगी, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी पिक्स जो आपने की भी होती हैं तो वो भी फ्रेंचाइजेस वो उस तरह की पिक्स भी कर जाती हैं। राइट। तो वो एक एक्टिविटी है, एक लर्निंग है। मगर ये कि पीएसएल का कवर करने का सबसे बड़ा जो चार्म है वो यही है कि हम उन प्लेयर्स पे फोकस करें जो कि हमें पोटेंशियली पाकिस्तान टीम को सर्व करते हुए नज़र आएंगे इन द नियर फ्यूचर। और एग्जैक्टली। वहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम अपने लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर्स को देख सकते हैं कि अगर एक प्लेयर एक सर्टेन नंबर पे खेल रहा है और उसकी वो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं जो टीम को रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको एक नज़र आएगा कि जी कि जब ये बंदा टीम में जाके खेलेगा पाकिस्तान टीम में, तो वो किस रोल को फुलफिल करेगा और किस तरह की परफॉर्मेंसेस देगा। राइट। तो इसलिए जो है वो मेरा पर्टिकुलरली फोकस इस पूरे पीएसएल इवेंट में यही रहेगा कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम में जाके जो पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकते हैं विद देयर एबिलिटी एंड स्किल्स। एग्जैक्टली। एंड ऑन अ लाइटर नोट, अगर हमने इन फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट में भी T20 ही खेलनी है तो वो प्लेयर्स भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। एंड आई थिंक यू सेड इट ब्यूटिफुली शहरियार के one of the biggest attraction points of PSL in general is that it gives us the players that we will use in Pakistan cricket, and it has been the case over the last few years. मतलब आपके बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो या तो PSL से निकले हैं या फिर वो PSL से ऐसे ग्रूम होकर आए हैं कि they just walked into the national team and they performed really well there as well. And as always, Shaheryar, definitely appreciate the amount of time you put into this, because it gives us a perspective from a fan standpoint. But I would also like to tell our viewers and listeners that Shaheryar follows this so closely that like whenever I have a question, Shaheryar is my go-to person. कि यार अगर ये पिक हो रही है, ये ड्राफ्ट हो रहा है, किसी ने इसको सेलेक्ट किया, तो Shaheryar will be able to give you a really detailed history behind it. So really appreciate all the work you put into this, Shaheryar, and you're definitely a one-stop shop for this. And like I said in the beginning, you are a great cricketer yourself, left-arm fast bowler, but this also adds to your brownie points, basically. So with that, I think that covers our episode number 5 and the first one to cover the PSL. I hope you guys have enjoyed it. I hope you guys continue to watch our videos. And as always, please like the videos, subscribe to our channel, and also share with your friends who love cricket and who would like to listen more about Pakistan cricket from a fan's perspective. And if you have anything particular for us to review or talk more about, please drop us a comment or reach us out by email. But inshallah, we'll meet you soon in our next episode. Until then, take care, guys, and I hope you guys have a good day. Bye. Allah Hafiz.